नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिवर फॉर यू। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। इसका प्रोविज़न संविधान के धारा 36 से 51 में किया गया है और ये पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग को CBM के तहत पढ़ाई करना है, जिसको कंसेप्ट बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग एग्जॉस्टिव स्टडी करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो यह भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कुछ सिद्धांत हैं जो राज्य को नीति के लिए निर्देशित करते हैं। हाँ, फंडामेंटल मौलिक अधिकार से भिन्न ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, इसे कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। दूसरा अंतर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट में ये है कि पॉलिटिकल और सिविल फ्रीडम फंडामेंटल राइट देता है और इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी का बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो सलाहकार थे BN राव, उन्होंने 2 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट तैयार किए थे। पहला था वो फंडामेंटल राइट जो अभी लागू है और दूसरा वो था जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसे यह कहकर रखा जाना था संविधान में कि ये बाद में लागू किया जाएगा। लेकिन उस समय भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी जिसके वजह से इसको उस समय लागू किया गया। तो आज हम अगर फंडामेंटल राइट को बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री ऑफ इंडिया का है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये देश का डेवलपमेंट मेजर करने का एक तरीका है। जैसे अलग अलग पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में जो उसका संकल्प पत्र घोषणा पत्र होता है, बोलते हैं ना कि मैं इक्वल वेजेस दिलाऊंगा, मैं पानी का व्यवस्था करूंगा, सबको बिजली का व्यवस्था। तो ये जो हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं, यही फंडामेंटल राइट है। और इसके 2 एस्पेक्ट हैं। भारत में आर्थिक और सामाजिक समानता को स्थापित करने का इसका मेन उद्देश्य है और इसके 3 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। पहला है सोशल, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। सोशल ऑब्जेक्टिव के तहत ये आता है, जैसे आर्टिकल 38 में बोलते हैं कि सामाजिक असमानता को दूर करेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39A में है फ्री लीगल एड दिया जाएगा। 41 में है बूढ़े और बीमारों को सहायता किया जाएगा। 43 में है कि न्यूनतम मजदूरी दिया जाना होगा। इसी तरह से ये सोशल प्रिंसिपल हो गया। दूसरा है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी के ये विचार थे कि जैसे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू पंचायती राज सिस्टम, पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था, जैसे 43 में। फिर 43 के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना। फिर 46 में है कि एजुकेशनल स्टेटस SC ST और वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना। फिर 47 में है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ड्रिंक है उसके प्रोहिबिशन को उसको कंजप्शन को प्रोहिबिट करना। फिर 48 में है काऊ और काल के स्लॉटर को कम करना। इस तरह से ये हो गया हमारा गांधी, जो गांधी जी के विचार जो थे उस पर आधारित, हमारे गांव को समृद्ध करने पे और अन्य विचारों से संबंधित। और चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जिसमें 44 जैसे देख रहे हैं दोनों समान है, वो उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। उसके बाद 45 है जिसमें 1 से 6 साल के बच्चे को केयर रखना और उसको शिक्षा देने के बारे में कहा गया है। 48 में है कि कृषि और जानवरों के लिए पशुपालन के लिए मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके व्यवस्था करना। 49 में है कि जो हमारे मोनूमेंट्स हैं देश के उसको संरक्षित करना। 50 जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवालों में पूछे जाते हैं कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखने का प्रोविज़न कहाँ है। तो ये है हमारा आर्टिकल 50। और 51 भी एक इम्पॉर्टेंट है सवाल कि हमारे देश में किस पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रमोट करेगा और उसको बढ़ावा देगा। तो ये हो गया हमारा 3 गाइडिंग प्रिंसिपल। उसके बाद हम ये चर्चा करते हैं कि
एक बहुत महत्वपूर्ण केस है चंपकम दुरायराजन केस, जो 1951 में हुआ था। एक सुप्रीम कोर्ट में इस बात से ये केस में साबित हुआ था कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सब्सिडियरी दिया जाएगा, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके बाद हम अगले चरण में दोस्तों देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधानों के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ भारत के संविधान में अवेलेबल है नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। जैसे हम ले लेते हैं आर्टिकल 335, इसमें है विभिन्न सेवाओं और पदों में SC ST का आरक्षण देने से संबंधित प्रावधान, ये याद रखना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 350 ये है एक दूसरा, जो स्थानीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को बालकों की शिक्षा और उससे संबंधित है। और जो लास्ट है 351, हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम बने, इसलिए इसको बढ़ावा। तो ये जो 3 है ये भी इम्पोर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अलग अलग प्रोविजन में दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों और ये देखते हैं कि भारत सरकार ने आज़ादी के तुरंत बाद कौन कौन से स्टेप लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पास किया गया। योजना का गठन भी उसी 1950 में जो किया गया, इसी उद्देश्य से किया गया है, जो हमारा सामाजिक और आर्थिक न्याय के दिशा में एक कार्यक्रम। जैसे 1952 में सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लागू हुआ, इसी तरह से हम देख सकते हैं, ये तो आप लोग को भी पता होगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11 शेड्यूल को जोड़ा गया संविधान में और पंचायत का प्रोविज़न किया गया। उसी तरह से 74th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें 12 शेड्यूल जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर निकाय संबंधित प्रावधान किए गए। उसी तरह से फिर आगे देखेंगे खादी एवं विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन है, उसका गठन हुआ। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये अभी भी जारी है। ये ऐसा नहीं है कि जो नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का जो यात्रा है वो अभी जारी। अब हम ये देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है उसमें कब कब संशोधन हुआ। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 39 जोड़ा गया, उसमें सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ये जोड़ा गया। 39 ये जोड़ा गया, जो अभी फ्री लीगल एड, जो गरीब व्यक्तियों को फ्री लीगल एड का व्यवस्था किया जाता है, या कोई कैदी ऐसा जो जेल में बंद है, उसको वकील रखने का कोई शक्ति नहीं है, पैसे नहीं उसके पास, तो उसके लिए फ्री लीगल एड का व्यवस्था किया गया। फिर 43 ये जोड़ा गया कि वर्कर को मैनेजमेंट में भी इंडस्ट्री में वर्कर को मैनेजमेंट में स्थान दिया जाए। 48 ये जोड़ा गया, जिसमें हम इन्वायरमेंट को, वन्य जीव को संरक्षण को प्रोटेक्शन का प्रोविज़न किया गया। इसी तरह से 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आर्टिकल 38 को जोड़ा गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य आय, स्टेटस और उसके फैसिलिटी में जो विषमता है उसको कम करे। इसी तरह से 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हो, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारे वो उस लेक्चर में, फंडामेंटल राइट के लेक्चर में, कि सब्जेक्ट उसका जो सब्जेक्ट था उसको चेंज कर दिया गया और उसे राइट टू एजुकेशन में शामिल कर दिया गया, जो हमारा राइट टू एजुकेशन 86वां अमेंडमेंट द्वारा। और इसमें नया प्रावधान ये जोड़ा गया कि 1 से 6 साल तक के बच्चे को केयर और एजुकेशन का व्यवस्था राज्य करे, ये प्रोविज़न जोड़ा गया। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। और उसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में हुआ, जिसमें ये प्रावधान किया गया, सेक्शन 43 भी ऐड किया गया कि राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्मेशन में बनाने में उसको प्रमोट करेगा। ये रहा आपका आज का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें कि संविधान में कौन कौन से 2 प्रावधान हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 और 19 से ज़्यादा प्राथमिकता देने की बात कही गई है। और हम हिंट के तौर पे आपको ये बताते हैं कि इसका आंसर आपको 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में समाहित है। अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। अब हम आशा करते हैं
कि आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिलेगा। आशा करते हैं आप इसका जवाब ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।